हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जस्ट कि आप सभी को बताइए कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर अपलोड करते रहते हैं जो कि क्लासेस से रिलेटेड होता है 7th 8th 9th और 10th। और अगर आपने हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाकर ज़रूर ज्वाइन करें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो हमारा लेसन है 16 और ये क्लास 7th का अध्याय है। तो इसके बीच में हर्षकालीन व बाद का भारत, मतलब कि हर्ष जब राजा हुआ था तब का टाइम और उसके बाद का जो भारत था उसकी क्या स्थिति रही है उसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता ध्वस्त हो गई थी। यहाँ कई छोटे छोटे राज्य बन गए थे और इनमें से एक नए राज्यवंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। उसके दो पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन और एक था हर्षवर्धन, और एक उनकी पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। उसके बाद में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और कई वर्षों तक निरंतर वहाँ पे युद्ध करके संपूर्ण उत्तरी भारत पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो हर्ष का प्रभाव क्षेत्र का मतलब यह है कि हर्ष ने कहाँ कहाँ तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, हर्ष एक वीर योद्धा थे। इन्होंने बंगाल, पंजाब, चालुक्य, वल्लभी से हुए युद्ध शामिल हैं। वह सिंधु, नेपाल, उड़ीसा तक अपने अभियानों से वहाँ पे अपना प्रभाव डालने में सफल रहा। उसके बाद में हर्ष की धार्मिक नीति और कन्नौज का धर्म सम्मेलन। हर्ष की जो धार्मिक नीति थी वो क्या थी? हर्ष प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था और बाद में क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। उसके राज्य में शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म स्वतंत्रता पूर्वक प्रचलित है। मतलब कि वहाँ पे ये नहीं था कि आपने इसी धर्म को मानना है, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी भेदभाव या कोई भी अन्याय आपके साथ नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है दान देने अथवा किसी कार्य में वह धार्मिक भेदभाव नहीं करता, ये आपको बता दिया। कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग को इसका अध्यक्ष बनाया गया और यह सम्मेलन 23 दिनों तक चला। तो उसके बाद में बौद्ध भिक्षु, चीनी यात्री, राजा और विद्वानों ने इसमें भाग लिया। प्रयाग सभा हुई। प्रयाग सभा में क्या? प्रयाग में एक सभा का आयोजन हुआ जो कि 5 वर्ष के अंतराल में होता था। 643 ईस्वी में छठी सभा हुई। उसके बाद में ये क्या करते थे? हर्ष अपने 5 वर्ष की एकत्रित संपत्ति को बांट देता होता है और यहाँ तक कि स्वयं के धारण किए हुए वस्त्र भी दान में दे देता है। स्वयं के पहनने के लिए बहन से मांग कर बदन ढकता है। इस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता है। उसके बाद में हर्षकालीन में कुछ हर्ष ने सिक्के चलाए हैं और कुछ मोहरें थी, उनके बारे में है। हर्ष के जो सिक्के थे वो सोने के थे। मुद्रा लेख हर्षदेव है और उस पर एक घुड़सवार का चित्र बना है। उसके बाद में बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में हर्ष को हर्षदेव कहा गया। ठीक है, हर्ष की अन्य मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है। नालंदा मोहर में एक अभिलेख है जिसमें हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए, नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद में देखते हैं लेखक तथा विद्वानों का आश्रयदाता। तो इसमें क्या था कि हर्ष की काव्यात्मक कुशलता, मौलिकता और विस्तृत ज्ञान को बाणभट्ट ने स्वीकार किया। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का भी श्रेय दिया जाता है। जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंद में, मतलब कि जयदेव ने कौन सी बुक लिखी है? हम कह सकते हैं गीत गोविंद। उसके बीच में कहा है कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि थे। हर्ष के दरबार में कई विद्वान थे। बाणभट्ट उनमें से प्रमुख था जिसने हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना की। तो बाणभट्ट की ये 2 रचनाएं हैं, हर्ष चरित्र, कादम्बरी। उसके बाद में हर्ष का प्रशासन। तो प्रशासन का मतलब ये होता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो राज्य था उसके बीच में प्रशासन किया था, लोगों के ऊपर किस तरह का व्यवहार किया था और किस तरह का वे शासन चलाते थे। उसके बाद में इन्होंने एक भाग राज्य के कार्य के लिए निश्चित किया था। वह प्रजा को देखने स्वयं नगरों और ग्रामों में यात्रा करते थे। और हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, मतलब कि कोई भी अंकुश नहीं लगे हुए थे लोगों पर। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था। इन्होंने क्या किया हुआ था कि अपने अपने मंत्री कह सकते हैं या अपने लोगों को भेजा हुआ था हर ग्राम के अंदर और वहाँ पे अपना थोड़ा थोड़ा देखभाल करने के लिए कहा गया था और सारी निगरानी रखने के लिए कहा गई थी। हर्ष के समय में कोई ज़्यादा दंड विधान कठोर नहीं थे। दंड शारीरिक नहीं दिए जाते थे। अभियुक्त से अपराध स्वीकार करने के लिए यांत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षण द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी वहाँ पे प्रचलित था।
उसके बाद में हर्ष का मूल्यांकन करते हैं कि हर्ष एक महान राजा है, वह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था, बहुत परिश्रमी था, सत्कार्यों में नींद और भोजन को भूल जाता था, मतलब कि अच्छे काम करने वाला बंदा था, प्रजा के हित में भी काम करता था, उदारता और दान में हर्ष का कोई भी सानी नहीं था, मतलब कि हर्ष जो था वो दानवीर था। उसके बाद में दानशीलता के लिए हर्ष विख्यात था, ये हो गया। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दे दिए थे। उसके बाद में नालंदा उस समय विश्व का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय बन चुका था, जहाँ पे मतलब कि शिक्षा प्राप्त करवाई जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों में से एक ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। भारत और सुदूर पार के भारतीयों, मतलब कि कई लोगों ने इसके बीच में धन निवेश किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर बना दिया। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 8 कॉलेज आते थे, 8 विद्वानों ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय केवल भव्य भवन ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। वहाँ पे हर तरह की चीज़ें थी ताकि बच्चों को आसानी से प्रोवाइड कराई जाए और बच्चे आसानी से सीख सकें। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, 1500 से ज़्यादा अध्यापक वहाँ पे अध्ययन कराते थे और वहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर से देशों से आते थे। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख विषय वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय और बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं को भी पढ़ाया जाता था। हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को प्रश्रय दिया था। उसके बाद में है सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद ये पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। उत्तर और दक्षिण के इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और स्वतंत्र राजवंशों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राज्य किया और ये आपस में लड़ते रहे, परंतु इन्होंने किसी विदेश शासक को सिंधु नदी के और इस ओर नहीं बढ़ने दिया, मतलब कि भारत के ऊपर नहीं आने दिया। उसके बाद में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हुए हैं कुछ। तो सबसे पहला है राष्ट्रकूट वंश। तो दक्षिण के राज्यों में राष्ट्रकूट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कन्नौज और उसके आसपास के प्रदेशों में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था, जो कि चालुक्य के अधीन थे। मतलब कि यह राष्ट्रकूट वंश दक्षिण का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं वंश था। इन्होंने चालुक्य को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था। इस वंश के पराक्रमी शासक कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष आदि थे। उसके बाद में बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश था, ये नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध चलता रहता था और इसमें एक पराक्रमी शासक हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो विक्रमादित्य भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 ईस्वी में पुनः राज्य को स्थापित किया और मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चालुक्य वंश था जो वह 973 ईस्वी में, या हम कह सकते हैं चालुक्य वंश ने अपना राज्य पुनः कब स्थापित किया और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई। उसके बाद में पल्लव वंश। तो यह दक्षिण भारत का प्राचीन वंश था। इसके शासक महेंद्र वर्मन थे, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए थे। बाद में इनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में चालुक्यों को राजधानी पर अधिकार कर लिया था और पल्लवों का चालुक्य से निरंतर संघर्ष चलता रहता था और पल्लवों पर आक्रमण किया। चोल शासकों ने भी 885 में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर अपनी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में चोल वंश आता है। इसमें भी एक राज्य के बारे में पढ़ना आपने, राजेंद्र प्रथम के बारे में। 1012 गद्दी पर बैठा और उसने संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित कर लिया और वह कलिंग और बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट तक पहुंच गया और गंगे कोंड की उपाधि इन्होंने प्रदान की। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगे कोंड की उपाधि किसे मिली है, तो राजेंद्र प्रथम को। उसके बाद में शासन व्यवस्था का मतलब आपको पता ही होना चाहिए। शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई राज्य के राजा हैं या किसी भी देश के राजा हैं, तो आपने किस तरह से वहाँ पे शासन करना है, किस तरह से मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, कैसे लोगों पर नियम बनाने हैं, ठीक है, न्याय किस तरह से करना है, कानून किस तरह से बनाने हैं, दान की व्यवस्था किस तरह से करनी है, या भूमि कर या कोई भी अगर कर लगाना है तो वो किस तरह से लगाना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में आता है साहित्य व कला की उन्नति। तो साहित्य व कला के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो भी
बुक्स लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे नटराज की मूर्ति, बृहदेश्वर के मंदिर, कोई भी चित्र बनाए गए हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो साहित्य व कला की उन्नति में। उसके बाद आते हैं उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, तो इनके बारे में हम कल की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।